सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे बीए पार्ट सेकंड राजनीति विज्ञान, जिसके आपके बुक है भारतीय राज व्यवस्था, उसका दूसरा पार्ट। यानी इससे पहला पार्ट जो हमने पढ़ा, उस पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप पढ़ सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे दूसरा पार्ट, और वो पार्ट है मुस्लिम लीग की स्थापना। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना, इसमें से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और जो तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुस्लिम लीग से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। और आपसे ये बता दूं कि भारतीय राज व्यवस्था जो बुक है, यह बुक आईएएस, आरएस या और अन्य प्रकार की जो भर्तियों की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो आप इस पार्ट को अच्छी तरह से देखें। मुस्लिम लीग से संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं होता है। तो बीए पार्ट सेकंड के लिए आप पूरा अध्ययन आज कर पाएंगे। इसके जितने भी वीडियोस हैं, वो जैसे सेकंड ईयर के जितने भी वीडियो हैं, जैसे हिंदी साहित्य के हैं, पॉलिटिकल साइंस के हैं और हिस्ट्री के हैं, वो सारे के सारे वीडियो है वो आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएंगे, वहां से आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए ग्रुप्स बनाए गए हैं, उस ग्रुप्स में भी आप देख सकते हैं। और शीघ्र ही आपके लिए यानी इसका मॉडल पेपर जारी हो जाएगा जल्दी ही, ताकि आप उसे अच्छी तरह से देख सकेंगे आपको कैसे प्रश्न करना है। तो आइए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना और इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न हम देखते हैं। आज के जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसमें क्या क्या पढ़ेंगे, देखिए। मुस्लिम लीग की स्थापना, पृष्ठभूमि और कारण। मुस्लिम लीग की स्थापना करने के क्या कारण थे, क्या यानी कारण रहा कि मुस्लिम लीग की स्थापना करनी पड़ी। मुस्लिम लीग की जब स्थापना हुई थी उसके उद्देश्य क्या थे, मुस्लिम लीग के प्रथम अधिवेशन का महत्व क्या है, मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल ने वायसराय से क्या क्या मांगे की, वायसराय के सामने उन्होंने जो मांगे रखी, मुस्लिम जो शिष्टमंडल था उसने वो क्या क्या मांगे रखी। इस प्रकार के ही प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। और मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण में परिवर्तन और मुसलमानों में राष्ट्रवाद के विकास के कारण, यानी ये 5 जो टॉपिक है, इन 5 टॉपिक्स पर आधारित ये पूरा पाठ है। इस पूरे पाठ को आप ध्यान पूर्वक देखें और यदि हो सके तो आप अपनी कॉपी में इसके नोट्स बना लें, ताकि आपके लिए कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाए। आपके जैसे मान लो छोटे प्रश्न, 20 शब्दों वाले प्रश्न, 50 शब्दों वाले प्रश्न, 400 शब्दों वाले प्रश्न, सारे के सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको ज्यादा से ज्यादा टेक्स्ट वीडियो, जो ये अभी जो मैं बता रहा हूँ ये टेक्स्ट वीडियो है, टेक्स्ट वीडियो का ही अध्ययन करना चाहिए। मेरा यही सुझाव है, टेक्स्ट वीडियो आपको पूरा पढ़ना चाहिए ताकि आपका पूरा सिलेबस हो जाए। तो आइए चलते हैं। चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार के लेसन आपको और भी उपलब्ध करवाता रहूं। देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था उसकी 2 विशेषताएं हैं। कौन सी, एक तो अहिंसात्मक क्रांति और एक सांप्रदायिक राजनीति का बोलबाला। 2 चीजें थी। राष्ट्रीय आंदोलन था तो एक तो अहिंसात्मक क्रांति थी और एक सांप्रदायिक राजनीति का बोलबाला उस समय था। हर संप्रदाय वो अपने हितों की रक्षा करने के लिए जुटा हुआ था। तो संपूर्ण राष्ट्रीय आंदोलन अपने प्रारंभिक वर्षों को छोड़ करके सांप्रदायिकता के जहर से प्रभावित रहा है। यानी प्रारंभिक वर्षों में, ये 1885 में मान लो है, यदि हम देखें कि कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी तो उस समय उनका इस प्रकार का कोई भी उद्देश्य नहीं था कि वो सांप्रदायिकता को लेकर के या एक विशेष हित की रक्षा करेगा, इससे संबंधित नहीं था। लेकिन धीरे धीरे क्या है कि अलग अलग संप्रदाय उभरे और वो संप्रदाय आगे जाकर के और यानी जैसे अपने हितों की रक्षा के लिए जुट गए, जिससे क्या है कि भारत के लोग वो विभाजित हो गए। सांप्रदायिक राजनीति साम्राज्यवादी ब्रिटेन की कुचाल थी। अब संप्रदाय यहाँ पर क्यों पनपे, संप्रदाय यहाँ पर पनपने का कारण भी ब्रिटेन ही था। ब्रिटेन के जितने भी अफसर थे यहाँ पर, वो सारे के सारे अफसर ऐसे थे जिन्होंने यहाँ के लोगों में ये संप्रदाय का जहर भर दिया और वो संप्रदाय के रूप में अलग अलग रहने लग गए। और सांप्रदायिक जहर के कारण स्वाधीनता आंदोलन के प्रहार दुर्बल रहे और अहिंसात्मक क्रांति के प्रभाव चमत्कारी नहीं हो सके। इसका कारण यही था कि वो अंग्रेजों को क्यों नहीं छुड़ा सके भारत को समय पर नहीं छुड़ाने का कारण यही था कि लोग संप्रदाय में बंट गए थे। अब मुस्लिम लीग की स्थापना क्यों करनी पड़ी, इसके कारण क्या है। देखिए, यहां से एक प्रश्न आ सकता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना के कारण क्या है, यहां से प्रश्न आ सकता है। तो इसको आप ऐसे लिखेंगे कि लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ब्रिटिश शासन द्वारा और अधिक स्पष्टता पूर्वक मुस्लिम लीग समर्थक और हिंदू विरोधी नीति अपनाई गई। लॉर्ड कर्जन ने क्या किया कि यानी जैसे मुस्लिमों के तो समर्थक, ये समर्थक तो वैसे नहीं था,
लेकिन क्या है कि उन्हें क्या है कि दो भागों में बांट, हिंदू और मुस्लिमों को दो भागों में बांटने के लिए उसने दिखावे के तौर पर मुस्लिमों के समर्थक दिखाई दिए और हिंदुओं के विरोध में नीतियां अपनाई गई। और इस नीति के प्रतीक के रूप में ही उन्होंने 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। देखिए यहाँ छोटा प्रश्न आ सकता है कि बंगाल विभाजन कब हुआ, तो आपको लिखना है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905 में। और बंगाल विभाजन के संबंध में सबसे बड़ी बात यह है कि बंगाल का विभाजन हिंदुओं और मुसलमानों को एक दूसरे से दूर करने और बंगाल में राष्ट्रीयता के बढ़ते हुए वेग पर आघात करने के उद्देश्य से किया था। बंगाल का विभाजन करने का कारण क्या था? बंगाल का विभाजन करने का कारण यही था कि हिंदू मुसलमानों में दूरियां बढ़ाना और बंगाल में जो राष्ट्रीयता का प्रभाव बढ़ रहा था, अर्थात भारत को आजाद कराने के लिए अंग्रेजों को यहां से खदेड़ने के लिए जो योजनाएं बनाई जा रही थी, उन योजनाओं को निष्प्रभावी करने के लिए बनाया गया था। लेसन आपको कैसे लग रहे हैं मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके। बहुत सारे विद्यार्थियों ने कहा कि अब तो आप सेकेंड ईयर के शुरू नहीं कर रहे, तो अब से आपके सेकेंड ईयर के शुरू हो गए। इसके बाद लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, इस प्रकार के नेताओं में कांग्रेस जैसे एक उग्र संगठन बनते गए। यानी कांग्रेस के दो भाग हो गए, एक नरम दल हो गया जिसमें लाल बाल पाल का नाम लिया जाता है, और एक गरम दल हो गया। यानी लाल बाल पाल गरम दल के नेता थे, सॉरी। यानी जैसे लाला लाजपत राय है, विपिन चंद्र पाल है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक है, ये गरम दल के नेता थे। तो गरम दल और नरम दल दो हो गए थे। तो उसी अनुपात में ब्रिटिश शासन द्वारा मुस्लिम समर्थक और हिंदू विरोधी नीतियां अपनाई जाती रही और 1911 तक ये अनवरत रूप से जारी रहा। 1911 तक ये बातें रही। तो मैंने आपको कहा था कि आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए, तो वो नंबर है 9610208295। इन पर आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं। आप सब विद्यार्थी यहाँ पर ऐड हो सकते हैं। अपना नाम और सब्जेक्ट अवश्य लिखें, किसी प्रकार की कोई फीस नहीं है। 1906 का मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व क्या था? 1906 में आपको पता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। तो उसमें 1906 में जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, तो उसमें स्थापना के समय क्या क्या घटनाएं घटित हुई, उनके संबंध में हम दृष्टिपात करते हैं। तो 1906 में एक ऐसी घटना घटित हुई जिसमें हिंदू मुस्लिम संबंधों पर दूरगामी प्रभाव डाला और कालांतर में भारतीय इतिहास को परिवर्तित कर दिया। 1906 में लॉर्ड मिंटो ने भारत के लिए और एक अधिक वैधानिक सुधारों पर विचार करने के लिए एक कमेटी स्थापित की थी। लॉर्ड मिंटो ने 1906 में एक कमेटी बनाई थी, और उस कमेटी का उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था कि प्रतिनिधित्मक संस्थाओं की स्थापना और उसकी सिफारिश की जानी थी। प्रतिनिधित्मक संस्थाओं का अर्थ है कि इस प्रकार की संस्थाएं स्थापित करना जिनसे क्या है कि सरकार का उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट रहे। और ऐसी स्थिति में अक्टूबर 1906 को सर आगा खान की अध्यक्षता में एक मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल वायसराय से मिला। 1906 में अक्टूबर में, और उसके अध्यक्ष थे सर आगा खान। उन्होंने एक बनाया, शिष्टमंडल बनाया, मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल बनाया, और लॉर्ड यानी इससे मिले, जाकर के लॉर्ड से मिले। अब लॉर्ड से जब मिले थे, लॉर्ड मिंटो से जब मिला था ये, तो इस प्रतिनिधिमंडल ने लॉर्ड मिंटो के सामने ये बातें रखी। प्रतिनिधिमंडल की क्या मांगे थी कि एक तो आगामी सुधारों में चुनाव का सिद्धांत मान लिया जाता है, तो मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व स्वीकार किया जाना चाहिए। पहली बात तो उनकी मांग थी कि मुसलमानों के लिए अलग से स्थान आरक्षित किए जाए, चुनाव में अलग से स्थान आरक्षित किए जाए। दूसरी उनकी मांग थी कि भारत में उनकी महत्वपूर्ण स्थिति और सम्राट के प्रति उनकी भक्ति को दृष्टि में रखते हुए उन्हें भारात्मक प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए, यानी उन्हें वेटेज दिया जाना चाहिए, और मुसलमानों के उचित हितों की रक्षा के लिए दूसरे आवश्यक कदम भी उठाए जाने चाहिए। ये बात उन्होंने उनके सामने रखी कि मुसलमानों का अधिक से अधिक जो है वो हित कैसे हो, इस प्रकार की योजनाएं बनाई जानी चाहिए। अब ये बातें जब प्रतिनिधिमंडल ने लॉर्ड मिंटो के सामने रखी, तो वायसराय तो प्रतिनिधिमंडल की मांग को स्वीकार करने के लिए तैयार बैठे, क्योंकि उनका ये जाल फेंका हुआ था, और जब उस जाल में आकर के लोग उनके सामने इस प्रकार की गुहार करने लगे, तब उन्हें पता था कि हमें तो इस प्रकार का करना है, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम है वो इसी तरह से उनमें फूट डाली जा सकती है। और तत्काल उन्होंने आश्वासन दिया, और आश्वासन में उन्होंने क्या कहा प्रतिनिधिमंडल को? उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार के प्रतिनिधित्व, चाहे वे नगर पालिका हो, चाहे जिला बोर्ड हो, चाहे व्यवस्थापिका हो, चाहे किसी सभा का काम हो, जिसमें निर्वाचन के सिद्धांत को लागू किया जाएगा, उसमें मुस्लिम जाति को प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। कहने का अर्थ था कि चाहे कोई भी संस्थान है, कोई भी इंस्टीट्यूट है, कोई भी बोर्ड है,
जिसमें चुनाव होंगे तो वहां पर मुस्लिमों का एक पृथक प्रतिनिधित्व होगा, यानी उनके स्थान आरक्षित होंगे। ये बात उन्होंने रखी। और इसके अतिरिक्त तुम्हारी स्थिति को तुम्हारी संख्या के अनुरूप न नाप कर तुम्हारी जाति के राजनीतिक महत्व और उसके द्वारा की गई साम्राज्य की सेवाओं के आधार पर आंका जाएगा। उन्होंने कहा कि अब जैसे मानो तुम्हारी जाति की जो सुरक्षा है वो केवल आपके जनसंख्या के आधार पर नहीं नापा जाएगा, इसके आधार पर नापा जाएगा कि आपने सरकार की कितनी सेवा की है, सरकार में के प्रति आपकी कितनी भक्ति है, उसको देखते हुए हम आपको एक विशेष महत्व देंगे। और वायसराय ने प्रतिनिधिमंडल को शिमला में अपने भवन में एक पार्टी भी दी। तो ये जो शिष्टमंडल था जिसमें आगा खां इसके अध्यक्ष थे, और उनके प्रतिनिधिमंडल ने क्या किया कि वहां पर एक पार्टी रखी और उस पार्टी में अंग्रेजों को दावत भी दी थी। ये नंबर 9610208295, इस पर आप ऐड हो सकते हैं। अब हुआ क्या, ये बात तो हो गई। अब 10 अगस्त 1906 को अलीगढ़ कॉलेज का एक प्रिंसिपल था जिसका नाम था मिस्टर आर्कबोल्ड, और उन्होंने कॉलेज का जो सचिव था नवाब मोहसिन उल मुल्क, उनको एक लेटर लिखा था। किसने लिखा? प्रिंसिपल था मिस्टर आर्कबोल्ड जो अंग्रेज था, और उन्होंने कॉलेज का सचिव था नवाब मोहसिन उल मुल्क, उनको एक लेटर लिखा। और उस लेटर में लिखा था कि महामहिम वायसराय के निजी सहायक कर्नल डनलप स्मिथ ने मुझे बताया है। तो यानी उस समय लॉर्ड मिंटो के जो सहायक थे वो कौन थे? कर्नल डनलप स्मिथ वो थे। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे ये बताया है कि महामहिम मुस्लिम शिष्टमंडल से भेंट करने के लिए सहमत है, यानी लॉर्ड मिंटो है वो आपसे भेंट करने के लिए सहमत है। उन्होंने ये सलाह दी कि महामहिम से भेंट की अनुमति मांगने के लिए उनके पास एक औपचारिक पत्र भेज दिया जाए। यह पत्र मुसलमानों के कुछ प्रमुख प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर से युक्त होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सबसे पहले, और मिस्टर आर्कबोल्ड ने लिखा था ये मोहसिन उल मुल्क को कि आप एक इस प्रकार का लेटर लिखो और उस लेटर में आपके जो मुख्य प्रतिनिधि है उन प्रतिनिधियों के साइन करवा लो, और शिष्टमंडल में सभी प्रांतों के प्रतिनिधि होने चाहिए। मेरा सुझाव यह है कि हम इस पत्र का प्रारंभ राजभक्ति की गंभीर अभिव्यक्ति के साथ करें। यानी ये जो पत्र आप लिखा है तो इस पत्र को सरकार की प्रशंसा करते हुए लिखना है ना। सरकार को ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, हम है वो उनकी भक्ति में अर्थात राजभक्ति में विश्वास रखते हैं, आपके इस शासन में हम विश्वास रखते हैं, आपके शासन से हम खुश हैं, इस प्रकार लिखा जाए। बाद में हम स्वशासन की दिशा में सरकारी प्रयत्न की सराहना करें, किंतु उसी संदर्भ में हम अपना यह भय भी प्रकट कर दें कि निर्वाचन का सिद्धांत मुस्लिम अल्पसंख्यकों के हितों के प्रतिकूल होगा। अब उन्होंने कहा कि जब आप निर्वाचन का सिद्धांत बना रहे हो, अब आप अपनी मांग रखें। पहले सरकार की प्रशंसा कर ली, सरकार की प्रशंसा के बाद एक डर व्यक्त करें कि हम सभी जो अल्पसंख्यक है इस बात से डर रहे हैं। किस बात से डर रहे हैं? कि आप जो निर्वाचन का फॉर्मूला लागू कर रहे हो ये हमारे लिए प्रतिकूल होगा, और यहाँ पर एक विनय करनी है कि मुसलमानों की मांग को पूरा करने के लिए धर्म अनुसार प्रतिनिधित्व देने अथवा नाम निर्देशन करने की व्यवस्था की जाए। तो उन्होंने कहा कि धर्म के अनुसार कुछ निश्चित संख्या कर दी जाए कि मुसलमानों के इतने प्रतिनिधि आने ही चाहिए, तब क्या है कि हमारा कल्याण हो सकता है। लेकिन इस समस्त कार्य मुझे पृष्ठभूमि में ही रखा जाना चाहिए, समय अधिक नहीं है, इसलिए हमें शीघ्रता से करना चाहिए। आर्कबोल्ड ने ये उल मुल्क को ये जो पत्र लिखा था, इस पत्र को सारे जो शिष्टमंडल थे उन सभी ने पढ़ा, और पढ़ करके और ये एक प्रतिनिधिमंडल बनाया गया। तो सर सैयद के उत्तराधिकारी थे नवाब मोहसिन उल मुल्क के नाम आर्कबोल्ड के पत्र का उद्धरण से स्पष्ट है कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विचार मुसलमानों की सूझ नहीं थी, यह अंग्रेजों की दिमाग थी। आज दिमाग की उपस्थिति, यहां से एक प्रश्न आ सकता है कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विचार मुसलमानों की सूझ नहीं थी, यह अंग्रेजी दिमाग की उपस्थिति स्पष्ट कीजिए, तब आपको यह आर्कबोल्ड वाले पत्र का हवाला आपको देना है। अगला देखिए आगे और क्या घटना घटित हुई कि ग्रेट ब्रिटेन के भूतपूर्व प्रधानमंत्री जो थे वो रेमजे मैकडोनाल्ड थे। उन्होंने एक बात लिखी थी, क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि पृथक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग को शुरू करने था उसे लागू करने का श्रेय ब्रिटिश नौकरशाही को है। उन्होंने ये लिखा कि ब्रिटिश नौकरशाही जो थी उन्होंने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांगे उनके द्वारा ही उकसाई गई है, और शिष्टमंडल से भेंट की संध्या को ही लेडी मिंटो जो थी, यानी लॉर्ड मिंटो की जो वाइफ थी, लेडी मिंटो को एक अंग्रेज अधिकारी से इस आशय का पत्र प्राप्त हुआ। तो वो पत्र किसको प्राप्त हुआ? लेडी मिंटो जो थी, लॉर्ड मिंटो की वाइफ थी, उसे मिला था। और उन्होंने श्रीमान की सेवा में एक पंक्ति भेजकर ये निवेदन करना चाहता हूं
कि आज बहुत बड़ी घटना हुई है। आज कूटनीतिज्ञता का एक ऐसा कार्य हुआ जिसका प्रभाव भारत और भारतीय इतिहास पर वर्षों तक रहेगा। 6 करोड़ 20 लाख व्यक्तियों को राजद्रोहियों की पंक्ति में शामिल होने से रोक देने का ये काम कम महत्वपूर्ण नहीं है और उपयुक्त शिष्टमंडल की पृष्ठभूमि स्वयं लॉर्ड मिंटो ही थे। ये जो पृष्ठभूमि थी, इस पृष्ठभूमि में लॉर्ड मिंटो जो थे उनकी सबसे बड़ी योजना थी। कहने का अर्थ है कि ये जो मुस्लिम लीग की योजना थी, इस योजना को बनाने में उनकी योजना सबसे बड़ी थी। तो अब क्या है कि इस प्रकार की स्थितियां हो गई, तब उन्होंने एक लीग की स्थापना की। क्या कि अपनी प्रत्यक्षतावादी मांगों के प्रति ब्रिटिश सरकार के प्रोत्साहन और 1906 के शिष्टमंडल की सफलता से मुस्लिम नेताओं का उत्साह बढ़ा और वे मुस्लिम जाति के अखिल भारतीय संगठन की स्थापना में एक मतलब तेजी से प्रयत्न करने लगे। और ढाका के नवाब थे जो सलीमुल्लाह खां थे, उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम संघ के नाम से एक राजनीतिक संगठन बनाने का प्रस्ताव रखा। सलीमुल्लाह खां ने कहा कि भाई ऑल इंडिया मुस्लिम संघ के नाम से एक संघ बनाया जाए। इसलिए उन्होंने मुस्लिम नेताओं की एक मीटिंग ढाका में 30 सितंबर 1906 को रखी थी। कब रखी थी? 30 सितंबर 1906 को बुलाई थी और उसके नवाब बकारुल उल मुल्क जो थे वो इसके अध्यक्ष थे। 30 सितंबर 1906 को जो ढाका में मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के अध्यक्ष थे नवाब बकारुल मुल्क। और इस सम्मेलन में स्वीकृत प्रथम प्रस्ताव द्वारा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के नाम से मुसलमानों का एक राजनीतिक संगठन बनाया गया। यानी 30 सितंबर 1906 को ही ये मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई थी। आगे अब क्या है कि मुस्लिम लीग की जब स्थापना की गई तो इसके उद्देश्य क्या थे? यानी ये प्रश्न है वो बहुत बार पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग के प्रमुख उद्देश्य क्या थे। जब मुस्लिम लीग बना था उस समय उनके उद्देश्य क्या थे, यानी उनके नियम, रूल, रेगुलेशन उनमें जो पढ़े गए वो क्या थे कि भारतीय मुसलमानों में ब्रिटिश शासन के प्रति निष्ठा की भावना पैदा करना और सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के अभिप्राय के बारे में पैदा हुई भ्रांत धारणाओं को दूर करना। पहली बात तो उन्होंने ये रखी कि हमें ब्रिटिश शासन में निष्ठा रखनी है, ब्रिटिश शासन में विश्वास रखना है और हमारे अंदर जो गलत फहमियां हो गई है उन गलत फहमियों को हमें दूर करना है। पहला उद्देश्य यह था। दूसरा था भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक एवं अन्य अधिकारों की रक्षा करना। भारत जितने भी मुसलमान है उनकी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक जितने भी अधिकार है उन अधिकारों की रक्षा करना और उनकी आकांक्षाओं और आवश्यकताओं को नम्र भाषा में सरकार के सामने पेश करना। यानी जैसे मुसलमानों की जितने भी आवश्यकताएं हैं, चाहे राजनीतिक है, आर्थिक है, भौगोलिक है, क्षेत्रीय है, चाहे भाषाई है, चाहे कोई भी आवश्यकता है, उस आवश्यकताओं को बहुत ही विनम्र भाषा में उन तक पहुंचाना, सरकार तक पहुंचाना एक दूसरा उद्देश्य था। और उपयुक्त उद्देश्यों को हानि पहुंचाए बिना जहां तक संभव हो मुसलमानों और दूसरी जातियों के बीच भिन्न मित्रता के भाव पैदा करना, यह भी उनका एक उद्देश्य था कि हमें दूसरी जातियों के साथ भी मेल मुलाकात से ही रहना है। मुस्लिम लीग का जो 1908 में जो अधिवेशन हुआ था अमृतसर में, जातीय प्रतिनिधित्व की वृद्धि और प्रिवी काउंसिल में एक हिंदू तथा एक मुसलमान को शामिल करने की मांग की गई। मुसलमानों ने यह भी मांग की कि सरकारी नौकरियों में भी उन्हें पर्याप्त स्थान दिया जाए। उन्होंने कहा कि प्रिवी मुस्लिम लोग लीग ने एक मांग पत्र रखा था। उस मांग पत्र में सरकार से ये कहा कि जितने भी जो सरकार की नौकरियां होती है या प्रिवी काउंसिल होती है तो उसमें एक हिंदू और एक मुस्लिम होना चाहिए और सरकारी नौकरियों में हमारा स्थान होना चाहिए। इस प्रकार की बात रखी गई। अब जैसे मुस्लिम लीग सरकार में विश्वास करने लगा, लेकिन सरकार क्या चाहती थी? अंग्रेजी सरकार जो थी वो कूटनीति से भरी हुई थी। उन्हें केवल और केवल स्वार्थ पूरा करना था। तो जब स्वार्थ उनके मुसलमानों के जब समझ में आ गया कि ये अंग्रेज सरकार तो सिर्फ अपना स्वार्थ पूरा कर रही है, तब उन्होंने क्या कि लीग के दृष्टिकोण में परिवर्तन किया और मुसलमानों में राष्ट्रवाद का विकास हुआ। तो उसके कारण क्या थे? ये राष्ट्रवाद कैसे परिवर्तित हुआ? यानी वो एकदम देश के प्रति, भारत माता को, यानी भारत के प्रति, या मुसलमानों ने जैसे मान लो अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ने में बहुत अधिक सहयोग किया। तो उसका कारण क्या हो रहा है? ये लीग में जो लोग थे वो बहुत प्रबुद्ध व्यक्ति थे। तो 1911 तक तो मुस्लिम लीग है वो अपनी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे लीग के दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ और मुस्लिम लीग ब्रिटिश शासन से दूर हट करके कांग्रेस के निकट आया। उन्होंने देखा कि कांग्रेस की जो नीतियां थी वो धर्म विरोधी नीतियां नहीं थी, यानी वो किसी भी धर्म का पक्षपात नहीं कर रहे थे और उन लोगों की नीतियां वो अच्छी थी। तो सबसे बड़ी थी एक अंतर्राष्ट्रीय सती। इसके निकट आने का, उनमें राष्ट्रवाद का विकास होने का एक कारण था। एक तो था अंतर्राष्ट्रीय सती। शासन के प्रति मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण में परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण था अंतर्राष्ट्रीय सती। और इस समय टर्की इस्लाम की महानता का प्रतीक बन गया था और टर्की के सुल्तान हामिद इस्लाम के खलीफा भी थे। और लेकिन इंग्लैंड और रूस टर्की के प्रति
शत्रुतापूर्ण नीति यानी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में रूस और टर्की के बीच जो युद्ध चल रहा था या उनके बीच जो शत्रुतापूर्ण स्थिति थी, उसमें क्या हुआ कि इंग्लैंड और रूस है वो दोनों टर्की के प्रति शत्रुतापूर्ण नीति अपना रहे थे। और वहां के महान जो आदमी जो थे, टर्की के जो सुल्तान थे, वो कौन थे? हामिद थे, वो इस्लामी थे। और वो क्या कर रहे थे? रूस और इंग्लैंड जो है वो टर्की को दबा रहे थे। तब मुसलमानों की समझ में आया कि ये स्थिति तो गलत है, ये लोग तो ठीक नहीं कर पा रहे हैं, और जिससे भारतवर्ष के मुस्लिम वर्ग की राजभक्ति को धक्का पहुंचा। यानी जो उन्होंने शासन में जो विश्वास था वो विश्वास हट गया कि टर्की के मुसलमान को जब वो परेशान कर रहे थे तो इस परेशानी के कारण उन्होंने देखा कि ये लोग हमें भी परेशान कर सकते हैं। दूसरा एक कारण था कांग्रेस के प्रति सरकारी रूप में परिवर्तन। लीग के दृष्टिकोण में परिवर्तन का एक बड़ा कारण यह भी था कि इस समय कांग्रेस के प्रति सरकारी रूप में परिवर्तन हो गया था। कांग्रेस मिंटो मार्ले, जोहन मार्ले और मिंटो, लॉर्ड मिंटो के सुधारों की आलोचना के बावजूद उन्हें क्रियान्वित करने की चेष्टा रही थी कि नए गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिस का कांग्रेस के प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण था। जब लॉर्ड मिंटो हट गया था तो उसके बाद यहाँ पर अपने जो गवर्नर जनरल आए थे वो लॉर्ड हार्डिस थे, और लॉर्ड हार्डिस ने कांग्रेस की नीतियों का समर्थन किया। कांग्रेस की नीतियों का समर्थन किया तो उनके समझ में आ गया लीग के कि ये कांग्रेस की नीतियों का समर्थन कर रहे हैं तो ये फिर लीग है वो बैकफुट पर चला जाएगा, इसलिए लीग के प्रति क्या करें, यानी हमें भी कांग्रेस की नीतियों का समर्थन करना चाहिए। और लॉर्ड हार्डिस की कांग्रेस से मेलजोल की नीति का परिणाम यह हुआ कि मुस्लिम पृथकतावाद का पहले का सफल नहीं रहा और वह धीमा पड़ गया। एक तीसरा कारण था बंगाल का विभाजन रद्द किया जाना। अब बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, लेकिन 1911 में उन्होंने विभाजन रद्द कर दिया। 1911 में ब्रिटिश शासन द्वारा बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया, और रद्द करने से मुसलमानों पर बहुत असर हुआ। शासन ने बंग भंग को रद्द करने का निर्णय करने से पूर्व मुसलमानों से कोई परामर्श भी नहीं लिया। मुसलमानों से ये पूछा भी नहीं था कि हम बंग भंग का जो ये आदेश है उसको हम रद्द कर रहे हैं। इसके फलस्वरूप वे अत्यंत रुष्ट थे और अंग्रेजों की सद्भावना में अब उनका विश्वास नहीं। अब उन्हें पता चल गया था कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ शोषक हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ भ्रमित कर रहे हैं, एक ही देश के लोगों को लड़ाने का काम कर रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? इनसे दूर हट जाना चाहिए। बंगाल विभाजन का एक कारण था। चौथा इसका कारण था लीग के नए नेताओं का प्रभाव। लीग में कुछ नए नेता आ गए थे। नए नेता आने से क्या है कि दकियानुसी विचारधाराएं थी, पुरानी विचारधाराएं थी, वो दूर हटने लगी। लोग है वो कुछ चिंतन करने लगे। लीग के प्रारंभिक वर्षों में उस पर अलीगढ़ के अर्ध सामंती और पृथकतावादी तत्वों का नियंत्रण था, किंतु 1912 तक लीग में अबुल कलाम आजाद आ गए, मौलाना मोहम्मद अली आ गए, शौकत अली आ गए, मोहम्मद अली जिन्ना आ गए, डॉक्टर अंसारी आ गए, हकीम अजमल खां आ गए, जिससे नवयुवक मुस्लिम नेताओं को प्रमुख स्थिति प्राप्त हो गई। और यानी ये लोग जो थे बिल्कुल पॉजिटिव विचारधारा के लोग थे, और पॉजिटिव सकारात्मक सोच के लोगों के द्वारा उन्होंने सोचा कि जिससे हम एक दूसरे से विरोध कर रहे हैं वो विरोध की स्थिति गलत है। और नई पीढ़ी के मुस्लिम नेता राष्ट्रीयता और देशभक्ति की भावना से परिपूर्ण थे और ब्रिटिश साम्राज्यवाद को सभी भारतीयों के लिए अभिशाप समझते थे। और ये नई पीढ़ी के जो लोग थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद यानी अपने देश के सबसे जाने माने अच्छे पॉजिटिव व्यक्ति थे। तो एक इस शख्सियत ने और इसके साथ रहने वाले जितने भी जो व्यक्ति थे, उन व्यक्तियों ने देखा कि ये लोग हैं वो अपने भारत को यानी का शोषण कर रहे हैं, और ब्रिटिश साम्राज्यवादी जो ताकत थी उसको अभिशाप समझने लगे। और इन मुस्लिम नेताओं द्वारा संचालित समाचार पत्र थे, जैसे कॉमरेड है, हमदर्द है, अल हिलाल है, के द्वारा मुसलमानों के दृष्टिकोण को राष्ट्रीय रूप प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। यानी जैसे अल हिलाल जो अखबार था अबुल कलाम आजाद का, इन्होंने भी ये मुसलमानों को और यहाँ के इस संप्रदाय को समझाने का प्रयास किया कि यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए ठीक नहीं होगा और हमें देश की हालात को समझना चाहिए। ये जो अंग्रेज हैं वो हमारे लिए अच्छे नहीं है। और इस समय लीग का मुख्यालय अलीगढ़ से लखनऊ बनाया गया। कब? 1911 में यानी बना दिया गया। और इससे लीग को अलीगढ़ के सांप्रदायिक वातावरण से मुक्ति मिल गई, क्योंकि वहां पर पहले तो अलीगढ़ में था, तो अलीगढ़ में वहां पर संप्रदाय ज्यादा व्यक्त था, ज्यादा उभरा हुआ था, तो उस संप्रदाय से वो लखनऊ चले जाने से संप्रदाय से मुक्ति मिल गई और उनका नियंत्रण नहीं रहा। और फिर लीग का जो नियम था उसमें संशोधन हुआ। मुसलमानों तथा भारत के अन्य संप्रदायों के मध्य मित्रता और एकता को बढ़ाना, ब्रिटिश सम्राट के संरक्षण में रहते हुए भारत की प्रतिभा
कि उपयुक्त स्वायत्त शासन की प्राप्ति लीग का उद्देश्य, और उन्होंने एक चौथा उद्देश्य ये लगा दिया कि अब जो लीग का उद्देश्य रहेगा वो ये रहेगा कि भारत में स्वायत्त शासन की स्थापना के लिए, यानी अंग्रेजों को यहाँ से निकालने की योजनाएं बनाई जाने लगी। तो ये था मुस्लिम लीग, और ये पाठ मैं समझता हूं कि आपके अच्छी तरह से समझ में आया है तो आप जरूर लिखें 9610208295, इन पर आप ऐड हो जाएं ताकि आपके लिए जो समय पर आपको लेसन मिलते रहें, ताकि आप अपनी परीक्षा को, अपनी सफलता को निखारने में और अधिक सफल हो सको। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।